गुड मॉर्निंग। तो आगे बढ़ते हैं। आज इस टॉपिक को हम कंसिडर करेंगे, वो है हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, अर्थात केपलर के ग्रहीय गति के नियम। जो आपका पूरा ब्रह्मांड में जिस प्रकार से कोई भी ग्रह है वो किस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ गति कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एक नियम से बंधे हुए हैं। तो वो जो नियम है जिसके आधार पर वो गति कर रहे हैं, तो केपलर ने उसके बारे में कुछ अपनी जानकारी दी थी, उसकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। और आप ये ध्यान रखिए कि ये जिस बल क्षेत्र के अंतर्गत ये सारे नियम है, ये कण जो गति कर रहे हैं, कण क्या एक प्रकार से जैसे पृथ्वी है उसको भी हम एक पार्टिकल मान के चल रहे हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो वो किसी न किसी बल क्षेत्र के नियम का पालन कर रही है। तो आपके जो ग्रहीय गति के नियम होते हैं वो याद रखिए, वो हमेशा व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा, किसका पालन करते हैं? व्युत्क्रम वर्ग नियम। अर्थात इस प्रकार की टॉपिक के लिए, प्लेनेटरी मोशन के लिए हम जो एफ आर काम में लेंगे, बल क्षेत्र काम में लेंगे, वो क्या होगा? 1/r² होगा। तो जब 1/r² होगा तो इसके लिए जब आप समीकरण को सॉल्व करोगे, आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, तो जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा? L/r = 1 + e cos थीटा माइनस थीटा 0, या इसको आप cos थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, इस तरह का आएगा। और फिर आपको पता चलेगा कि E के मान के आधार पर आप क्या बता दोगे कि वो कॉनिक सेक्शन किस प्रकार का है। तो केपलर ने क्या बताया? केपलर का फर्स्ट नियम क्या है उसको आप ध्यान से सुनिए, इसको हम पूरा समझते हैं। अभी फर्स्ट लॉ कह रहा है द लॉज ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि केपलर ने ये बताया कि कोई भी जो ग्रह है, जब वो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, घूम रहा है, तो वो जिस पथ का अनुसरण कर रहा है वो किस प्रकार का होगा? दीर्घवृत्ताकार पथ होगा। समझ गए चीज को? तो यही लाइन लिखी देखो आप, एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है ना? प्रत्येक जो ग्रह होता है वह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोसाई। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? और जो सूर्य होता है वह किसी एक नाभि पर स्थित होता है। अब ये फोकस और फोसाई, फोसाई क्या है? फोकस का प्लूरल है। ठीक है ना? जो आपका फोकस होता है नाभि, उसका प्लूरल है। अब ये इलिप्स है, तो आप इसको देखिए, इस प्रकार का इलिप्स होगा। इलिप्स इस प्रकार का ही होता है आपका। ये इसकी क्या होती है? माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। तो अब आपको ये मैथ्स में पता होना चाहिए कि फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, फोसाई क्या होती है, सब पता होना चाहिए। हालांकि उसको हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और एक छोटी सी कमी हमें ये भी रह जाती है, हो सकता है आपको आता हो, लेकिन जब जनरली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो केवल और केवल हमारा फोकस क्वेश्चन सॉल्व पर रहता है, हम उसके अंदर जो इनबिल्ट चीज़ें उनको हम समझने का प्रयास नहीं करते। तो वो भी चीज़ें आप समझिए, क्योंकि जब तक आपकी मैथ्स पर अच्छी कमांड नहीं होगी, फिजिक्स में आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर तो मैं थोड़ा बहुत को आइडिया दे देता हूँ कि फोकस फोसाई क्या है। तो देखो, इलिप्स जो होता है उसका जैसे सेंटर तो ये हो गया, ये क्या आपका सेंटर एक तरह से। और जो फोकस होता है इलिप्स में, वो हमेशा क्या होते हैं? जो मेजर एक्सिस है आपकी, उसके दोनों तरफ होते हैं, सेंटर के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पर। अगर मान लो यहाँ पर कहीं फोकस है, सपोज कीजिए ये कोई फोकस है, तो इसी प्रकार का एक फोकस इस सेंटर के इधर भी सेम डिस्टेंस पर होगा, तो ये भी क्या है? आपके फोकस है, फोकस। तो इलिप्स में इस प्रकार से फोकस दर्शा रहे हो। ठीक है ना? तो मैंने फोसाई वर्ड क्यों लिया? क्योंकि दो फोकस हो सकते हैं। ठीक है ना? मोर देन वन मतलब प्लूरल हो गया। और जब आप सर्कल की बात करोगे तो सर्कल में क्या होगा? ये फोकस क्या हो जाएंगे? सेंटर पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो सर्कल के लिए सेंटर और फोकस एक ही होता है। ठीक है? तो इस तरह से आप चीज़ों को समझना। हाइपरबोला के लिए अलग होगा, पैराबोला के लिए अलग होगा, उस प्रकार से होगा। अभी हम उस मैथ्स में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सन होगा, इसमें लिखा क्या है? सन जो होगा यानी सूर्य जो होगा, वो चूंकि आपको पता है ये तो क्या पूरा एक पथ है, सूर्य मान लो कहीं पर भी है, जो पथ है ग्रह का वो किस प्रकार का है? इस प्रकार का है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और कण कहां पर है? जो ग्रह वो इस यहाँ पर कहीं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सूर्य कहाँ होगा? तो सूर्य यहाँ होगा कि इसका जो फोकस है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, किसी एक फोकस पर होगा। यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, होगा तो एक टाइम में एक जगह, लेकिन किधर भी हो सकता है। तो मैंने क्या लिख दिया? द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोसाई। ठीक है ना? उसके किसी एक नाभि पर स्थित होगा। अभी मैं इसको डायग्राम बनाऊंगा, तो आप इसको समझ गए। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या याद रखना है? बिल्कुल सिंपल सा है कि जो ग्रह होता है, कोई भी ग्रह, वह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उस दीर्घवृत्त के किसी एक नाभि पर स्थित होता है। एवरी प्लेनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोसाई। अब इस चीज को हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। ये स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछ ली जाती है। और ये चीज तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ग्रहीय गति का मतलब ही क्या है? आपके इनवर्स स्क्वायर लो है, और उसके लिए L/r = 1 + e cos थीटा माइनस थीटा 0 है। तो देखिए मोशन किस प्रकार की होगी, इसको आप यहाँ देखिए। ये इस प्रकार का इलिप्स सही नहीं बना के, तो सिस्टमेटिक बनाते हैं।
गया आपका इलिप्स। तो अब आपको पता है ग्रह तो इस कक्ष में घूम रहा है कहीं, तो मान लो कहीं प्लेनेट आपका यहाँ है, सपोज करो ये क्या है, प्लेनेट है। तो सूर्य का होगा किसी न किसी नाभि पर होगा, तो ये लीजिए सूर्य थोड़ा बड़ा बना दीजिए, ये क्या है, सन है, ठीक है। तो इस प्रकार का होगा। ये आपका पूरा क्या होता है, ये बी है, तो ये पूरा 2b हो जाएगा। ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस में, इसको लिख देता हूं क्या है, ये सेमी माइनर एक्सिस। और ये आपका ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस। तो इस प्रकार की गति होगी। तो और इसके लिए हमने समीकरण क्या लिख दी थी, समीकरण लिख दी थी L अपॉन आर इजिकल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब थीटा माइनस थीटा जीरो लिखो चाहे थीटा लिखो, एक ही बात है। तो ये इस प्रकार से गति कर रहा है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये आर हो गया और ये थीटा हो गया। इसी प्रकार का होगा ना, आप अलग अलग आर बदलता रहेगा, थीटा भी बदलता रहेगा। जैसे जैसे वो गति करेगा तो आर बदलेगा, थीटा बदलेगा। तो ये डायग्राम है इस स्टेटमेंट का कि जो प्लेनेट है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और जो सूर्य है वो किसी एक नाभि पर स्थित है। ये सूर्य यहाँ भी हो सकता है, ये प्लेनेट यहाँ होगा, ठीक है ना, इसी प्रकार कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए ये स्टेटमेंट तो आपने समझ लिया। अब यहाँ से कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल करके आएंगे जिनको आपको नोट भी करना है और आपको याद भी रखना है, और वेरी इंपॉर्टेंट है वो। तो उसको मैं एक एक करके नोट करता हूँ। अब देखिए अगर प्लेनेट यहाँ पर हो, सपोज कीजिए प्लेनेट यहाँ पर हो इस जगह पर, तो थीटा कितना होगा, थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेजर करो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस स्थिति में आपकी डिस्टेंस अगर देखी जाए तो वो क्या होगी, मिनिमम होगी। आर क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि इससे तो आगे आप जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे आर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। एट थीटा इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू आर मिनिमम। क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं, बिल्कुल इस डायग्राम से। यहाँ अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो यहाँ आर क्या होगी, मिनिमम होगी। इस आर मिनिमम को आप R1 भी लिख सकते हो। इसके लिए एक वर्ड भी काम आता है, RP, जिसको हम कहते हैं पेरीहीलियन डिस्टेंस, ठीक है ना। और ये टॉपिक आप मैथमेटिक्स में अगर बीएससी क्लास की आप बुक की बात करें तो वहाँ पर एक डायनेमिक्स की बुक आती है, गतिक विज्ञान की, तो वहाँ पर ये पूरा टॉपिक है, तो वहाँ पर भी चीज़ें सारी आएगी। तो आर मिनिमम या आरपी, पी का मतलब हो गया पेरीहीलियन डिस्टेंस, इसका नाम है आरपी, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ आपको एट थीटा इज इक्वल टू पाई, तो पाई किधर होगा, जब वो यहाँ पर होगा। आप देखिए ये घूमता घूमता यहाँ आएगा तो एंगल आप यहाँ से नापोगे कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में ये दूरी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, और इसको आर ए भी कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा एपिहीलियन डिस्टेंस। तो ये आपको पता होने चाहिए कि किस थीटा पर आर का क्या मान होगा, कहाँ मिनिमम होगा और कहाँ मैक्सिमम होगा। अब आप ये चीज देखिए कि जब आप थीटा इज इक्वल टू जीरो देख रहे हो तो इस इक्वेशन से क्या निकल करके आ रहा है, एल आर मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस ई, क्योंकि कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस ई। इस इक्वेशन से जब आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, एल अपॉन आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस ई। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये सारे फॉर्मूले जो निकलेंगे इसी एक से बन जाएंगे, बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कहाँ मिनिमम है और कहाँ मैक्सिमम है। अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मैं यहाँ से एक चीज निकाल सकता हूँ, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस अब इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बार बार काम आने वाले हैं। आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो एक तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ये सारी नोट करने लायक चीजें हैं ये पूरा, ठीक है। वो और आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और फॉर्मूले नोट करते हैं। मैं इसको ऊपर साफ कर देता हूं थोड़ा। अब देखिए आपको एक चीज पता है, हमने एक चीज नोट की थी जब हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स पढ़ी थी, तो वहां पर हमने एक चीज नोट की कि जो कण है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लेनेट है, तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो हमेशा क्या होता है, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का कोणीय संवेग नियत होता है। आपने ये लिखा होगा J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, याद कीजिए आप, ठीक है ना। J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने फाइंड किया था, दो तरह से पहले वैसे भी देख लिया था। J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे आया था, टो जीरो आया था, टो जीरो आया तो डी जे अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर हमने एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू उसको भी कॉन्स्टेंट प्रूफ किया था जब हमने इक्वेशन सॉल्व की थी। और J होता है कि आपका एम वी आर, तो एम वी आर भी क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या मैं इससे ऐसा लिख सकता हूँ, कोई कण है मान लो, तो उसके लिए इस कांस्टेंट कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, कण तो सेम है, v1 r1 इजिकल टू m v2 r2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कोई भी, सपोज करो कोई a b इजिकल टू कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो उसका आप क्या लिख सकते हो, a1 b1 इजिकल टू a2 b2, बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष क्या निकल गया, एम वी आर इजिकल कांस्टेंट, इसका मतलब m1 m तो सेम रहेगा, याद रखिए, क्योंकि कण वही है, कण नहीं बदल रहा है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल गया v1 r1 इजिकल टू v2 r2। अब देखना, यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे मान लो कण यहाँ पर है, ठीक है, तो उसको मान लो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर दूरी मिनिमम है। देखो इस समीकरण से आपको क्या पता चल रहा है, v1 r1 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो v2 r2 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। तो अगर सपोज कीजिए r बढ़ेगा तो इस इक्वेशन के बराबर होने के लिए v को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। समझ रहे हो आप इसको, r बढ़ेगा तो v को कम होना पड़ेगा, इधर r बढ़ेगा तो v को कम होना पड़ेगा, समझ गए। तो जहां पर r मिनिमम है वहां पर v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर हमारे क्या है, थीटा 0 है, जब r मिनिमम है तो इस स्थान पर v क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर r मैक्सिमम है तो इस स्थान पर v क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए, v मैक्सिमम r मिनिमम इज इक्वल टू v मिनिमम r मैक्सिमम। ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आई कहां से है, कॉन्स्टेंसी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स। अर्थात यह जो कंडीशन है वह एक ऐसा कण जो केंद्रीय बल के अंतर्गत गति कर रहा है, उसके लिए कोणीय संवेग की नियत मान के आधार पर प्राप्त हुई है। समझ गए चीज को आप। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं r मैक्सिमम अपॉन r मिनिमम इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v मैक्सिमम अपॉन v मिनिमम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब मैं इसका यहाँ यूज कर रहा हूँ इस समीकरण से, तो यहाँ पर मुझे एक फॉर्मूला मिल जाएगा v मैक्सिमम अपॉन v मिनिमम इजिकल टू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपके बहुत काम आने वाला है, v मैक्सिमम अपॉन v मिनिमम इजिकल टू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। अब यहाँ से आपकी एक फॉर्मूला ये भी निकल जाएगा। इन सब चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा, ठीक है ना, आराम से इसको देखिए, सुनिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक एक चीज को सिस्टमेटिक तरीके से नोट कीजिए, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं मान लो मुझे E का मान निकालना और आपको V मैक्सिमम या R मैक्सिमम कुछ भी दिया वो, जैसे ये समीकरण है, इससे आपको मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें आपको V मैक्सिमम V मिनिमम दे दिया और आपको इसेंट्रिसिटी पूछी, तब कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, तब देखो क्या होगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम अपॉन V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस E माइनस 1 प्लस E अपॉन 1 प्लस E प्लस 1 माइनस E। तो ये चला गया, ये 1 से 1 चला गया, ऊपर 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, E बच जाएगा। तो यहाँ से आपके E क्या आ गया, E आ गया V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम अपॉन V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा याद करने का होता नहीं है, फटाफट डेराइव हो जाता है और आपको पता भी चल रहा है। ये ऊपर माइनस और नीचे प्लस में भी देखो, समझने का तरीका बताता हूँ। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो कभी गलत होगा ही नहीं आपके। कैसे नहीं होगा, आपको पता है कि ये जो आप E फाइंड कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, इलिप्स के लिए कर रहे हो, क्योंकि ये कंडीशन किसके लिए आ रही है, इलिप्स के लिए आ रही है। और इलिप्स के लिए आपको पता है E क्या होता है, E होता है लेस देन 1। याद कीजिए, सर्कल के लिए इक्वल टू 0 और इलिप्स के लिए E लेस देन 1 होता है। तो E लेस देन 1 होने के लिए क्या होगा, ऊपर वाली राशि नीचे वाली राशि से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऊपर अगर सपोज करो प्लस होता है और नीचे माइनस होता है तो इसका मान 1 से ज्यादा आता। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्मार्ट स्टडी भी अगर अपन करते हैं तो फॉर्मूला कोई भूल भी जाए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, वो टाइम थोड़ा कम होता है और एक प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस समय अगर जब आप स्टडी करो और इस प्रकार की स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो फॉर्मूला कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा, फॉर्मूले में भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम अपॉन V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम, क्योंकि E लेस देन 1 होता है तो ऊपर माइनस ही आएगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आप देख सकते हो। तो हमने क्या देख लिया, जो फर्स्ट लॉ था हमारा कि कोई भी हर प्लेनेट क्या होता है, सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य उसकी एक नाभि पर स्थित होता है। तो उससे हमने कुछ कंक्लूजन निकाल लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा इसमें एक दो चीज और देख लेते हैं। बस यही न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इसमें हमने क्या देख लिया,
मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, L अपॉन आर मिनिमम इज इक्वल टू 1 प्लस ई, L अपॉन आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस ई। तो अगर मैं सपोज करो आपको ये भी पता है कि जो आपका ए है ये पूरा क्या है, मेजर एक्सिस, तो ए क्या होगा, ये होगा आपका आर 2a इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल टू आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम। बिल्कुल देख लीजिए आप, ये आर मैक्सिमम या आर मिनिमम इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से ए क्या निकल जाएगा, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बाई 2। तो यहाँ से आर मैक्सिमम आर मिनिमम का मान क्या हो जाएगा, आप देखिए, आर मैक्सिमम होगा आपका L 1 प्लस ई प्लस L 1 प्लस ई और ये बाई 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, नीचे तो 1 माइनस ई 1 प्लस ई वो हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा देखो, L कॉमन, ये बाई 2 कॉमन, 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन, ऊपर बच जाएगा 1 प्लस ई प्लस 1 माइनस ई। तो ये ई से ई चला गया 2, ये 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपके ए इज इक्वल टू L 1 माइनस ई स्क्वायर। तो कभी कभी इस प्रकार का फॉर्मूला भी आपसे काम आता है। अब आप याद कीजिए, L आपका क्या था, L था जे स्क्वायर अपॉन एम के, और ई क्या था, ई था 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। तो चलो इसको मान रख के देखते हैं क्या आ रहा है, L क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन एम के 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ये लीजिए माइनस और माइनस है, ई स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया, ये माइनस आ गया, जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर ऊपर चला गया, 2e जे स्क्वायर से जे स्क्वायर चला गया, एम से एम चला गया, के से के चला गया, तो पीछे क्या बच गया, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया माइनस के अपॉन 2e, तो e क्या आ गया, माइनस के अपॉन 2a। और आपको पता है कि इलिप्स के लिए एनर्जी क्या आती है, नेगेटिव आती है। क्यों, क्योंकि e इज लेस देन 1 होता है। तो देख लीजिए नेगेटिव आ गई। सर्कल के लिए तो मैं वहाँ से सीधी मिल गई थी, इलिप्स के लिए हमने जो सारणी बनी थी वहाँ पर सीधी नहीं मिली थी, तो ये मान आ गया e इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2a, ठीक है। e इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के अपॉन 2a। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये भी निकल गया कि जो इलिप्स होता है उसके लिए जो टोटल एनर्जी होती है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, मेजर एक्सिस पर डिपेंड करती है। तो ये भी आप निष्कर्ष नोट कर लीजिएगा, जब आप ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा आप, मैं बोल देता हूँ कि स्पष्ट है कि दीर्घवृत्त के लिए, या आप ऐसा कह सकते हो प्लेनेटरी मोशन के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि दीर्घवृत्त के लिए जो कुल ऊर्जा होती है, ठीक है ना, वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष पर निर्भर करती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करेगी, केवल ए पर। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी, इस चीज को आप पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट द टोटल एनर्जी फॉर एन एलिप्स इज सोलोली या इज एक्सक्लूसिवली डिपेंड्स ओनली अपॉन द मेजर एक्सिस ए पर, के अपॉन 2a। समझ गए इस चीज को। तो ये पूरा एक तरह का डिस्क्रिप्शन था जिसको हमने केपलर्स के फर्स्ट लॉ के अंतर्गत देख लिया, जितने भी एस्पेक्ट्स इसके अंतर्गत बन रहे थे उन सब चीजों को हमने देख लिया। फिर कुछ इलिप्स के जनरल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आपको पता होनी चाहिए, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम अगला क्या देख लेते हैं, सेकंड लॉ देख लेते हैं, बहुत इजी है वो भी। तो सेकंड लॉ देखते हैं हम क्या है। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसको आप समझिए, फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जो सेकंड लॉ आपका वो क्या कहलाता है, द लॉज ऑफ एरियाज, यानी जो क्षेत्रफल है उसके से जुड़ा हुआ कोई नियम है, वो क्या है, इसको आप ध्यान से समझिए। पहले जो मैंने लाइन लिखी उसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं उसको पूरा डायग्राम से समझाऊंगा, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स, ठीक है, दैट इज द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन प्लेनेटरी मोशन। अब ये स्टेटमेंट तो बड़ा भारी भरकम सा है, आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायग्राम बना करके बताता हूँ तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। आप इस चीज़ को देखिए अब ध्यान से, इस लाइन को आप एक देखना बंद कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए और समझिए। जैसे मान लो आपके पास, आपको पता है इस प्रकार से मोशन थी, ये आपका यहाँ पर क्या था, सन था, और यहाँ पर क्या था, कोई प्लेनेट था, और सन से प्लेनेट को मिलाने वाली जो रेखा थी इसको हमने क्या कहा था, आर कहा था। तो ये आर ही क्या आपका एक प्रकार का रेडियस वेक्टर है, ये आर क्या है, रेडियस वेक्टर है, त्रिज्य सदिश रेडियस वेक्टर,
ठीक है, तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई। जो वर्ड लिखा हुआ है रेडियस वेक्टर, तो आपको पता चलना चाहिए रेडियस वेक्टर क्या है, कि जो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाला रेखा है वही रेडियस वेक्टर है। तो हमने लिखा भी ये, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लेनेट। तो ये जो रेखा है वो क्या कर रही है, आगे क्या कर रहा है, स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स। यानी आपको ये पता, ये आगे तो चलेगा प्लेनेट की गति के हिसाब से। तो आप इस चीज को वापस देखिए, सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये जो चीज कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो ये है, एक स्थिति आपकी ये है, ये मान लो किसी समय टी पर यहां पर पहुंच गया, तो इसने क्या किया, ये एक एरिया स्वैप किया, प्रसर्पित किया, ये पूरा एरिया। इस एरिया को मान लो आपने A1 कह दिया और ये किसी टाइम T1 की बात कर दी आपने। अब मान लो किसी समय, मान लो प्लेनेट यहां पर है, किसी समय, किसी और समय, और यहां पर मान लो इस तरह की स्थिति है, और किसी टाइम T2 पर ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, तो ये एरिया क्या करेगा, प्रसर्पित करेगा। ये एरिया मान लो A2 है, किसी टाइम T2 पर है। तो ये लॉ ये कह रहा है कि ये जो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स, ठीक है ना, यानी T1 समय में अगर A1 एरिया प्रसर्पित कर रहा है, T2 समय में A2 एरिया प्रसर्पित कर रहा है, तो इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। बराबर का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका A2 अपॉन T2 है वो A1 अपॉन T1 होगा। समझ गए आप इस चीज को, एक इक्वल समय में इक्वल एरिया करेगा, ठीक है ना। उसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है क्योंकि हर बिंदु पर स्पीड अलग होगी, लेकिन ये लॉ क्या कह रहा है कि इक्वल टाइम में, यानी A अपॉन T का जो मान होगा, ठीक है ना, ये D अपॉन dt का जो मान होगा, एरिया अपॉन टाइम जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका ये मतलब है, ये प्रूफ है बिल्कुल। अभी मैं इसको प्रूफ करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके A अपॉन T कांस्टेंट आएगा, आप इस चीज को समझिएगा। तो जो स्टेटमेंट लिखा है, मैं केवल इस डायग्राम से आपको ये सिर्फ स्टेटमेंट समझाना चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। वापस क्लियर कर देता हूँ, ये आपका क्या है, सन है, ये प्लेनेट है, ये सन से प्लेनेट को मिलाने वाली रेखा को हम क्या करें, रेडियस वेक्टर। तो स्टेटमेंट क्या है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू ए प्लेनेट, ठीक है। और ये क्या करती है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया प्रसर्पित करती है। तो इसको मैंने इस डायग्राम से बताया। मान लो किसी समय T1 में A1 एरिया प्रसर्पित या स्वैप कर रही है, किसी टाइम T2 में A2 एरिया स्वैप कर रही है, तो इनका जो अनुपात होगा A2 अपॉन T2 और A1 अपॉन T1 वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, अर्थात क्षेत्रफल और समय का जो अनुपात होगा वो नियत होगा। और क्षेत्रफल और समय के अनुपात को एक नाम दिया गया है एरियल वेलोसिटी। तो A2 अपॉन T2 इजिकल टू A1 अपॉन T1, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष हो जाएगा, A अपॉन T इजिकल टू कांस्टेंट। और इस A अपॉन T को एक नाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एरियल वेलोसिटी, अर्थात दैट इज द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन प्लेनेटरी मोशन। अब ये कैसे है, ये तो मैंने सिर्फ बताया, इसका मतलब क्या है। अब ये कैसे आता है, इसको भी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, तब आपके एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट को इन दोनों डायग्राम से आप समझ सकते हो। तो जब भी आप इस तरह स्टेटमेंट नोट करो तो साइड में डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है ना, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। तो अब इसको हम देखिए आप, मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ पर किसी बिंदु, ये R है, ये सन है, ये प्लेनेट है, और किसी बहुत dt समय में मान लो ये d थीटा एंगल प्रसर्पित करते हुए यहाँ पहुँच गई। ये एंगल क्या है, d थीटा है, ये क्या हो जाएगा, r प्लस dr हो जाएगा। समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ, किसी टाइम dt की बात कर रहा हूँ कि सन यहाँ पर है, प्लेनेट यहाँ पर है, किसी समय dt में प्लेनेट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, मान लो P डैश बिंदु पर पहुँच गया, तो उस स्थिति में r क्या हो जाएगी, r प्लस dr हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, ठीक है, या जो भी थीटा था वो d थीटा हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, आपको पता है थीटा इजिकल टू चाप बटा त्रिज्या होती थी, क्या एक तरह का चाप है, तो इसका मान हो जाएगा r d थीटा। ये तो क्लियर है ना बिल्कुल, थीटा इजिकल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस तो r है और r क्या है, ये है, तो r क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू थीटा, थीटा क्या है, d थीटा, तो ये क्या हो गया, r d थीटा। बिल्कुल क्लियर है, आप देख लीजिए। अब एक प्रकार का त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल मान लो d है, d ये क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होगा कि नहीं होगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो d इक्वल टू हाफ r d थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, हाफ r स्क्वायर d थीटा। अब अगर मान लो मैं dA अपॉन dt निकालना चाहूँ, जो कि मुझे चाहिए, क्षेत्रफल अनुपात समय चाहिए, तो वो क्या होगा, हाफ r स्क्वायर d थीटा अपॉन dt। और d थीटा अपॉन dt क्या होता है, थीटा डॉट, तो ये लीजिए हाफ r स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ तक हम पहुँच गए। हमने क्या निकाल लिया, d अपॉन dt इक्वल टू क्या निकाल लिया, हाफ r स्क्वायर थीटा डॉट। अब आप एक समीकरण जानते हो कि m r स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू j होता है, और वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, थीटा डॉट इक्वल टू j अपॉन m r स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखिए dA अपॉन dt इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर j अपॉन
एम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, पीछे क्या बचा जे अपॉन 2m। और जे क्या है, खुद कांस्टेंट है, कोई भी अगर प्लेनेट है उसका द्रव्यमान नियत रहेगा तो ये पूरी राशि क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, डी अपॉन डी टी भी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। और हम यही तो कह रहे थे कि जो आपका क्षेत्रफल और समय का अनुपात है वो नियत रहता है। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूफ करके दिखा भी दिया। तो आप क्या है, यहाँ लिख देना, यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिएगा आप, स्पष्ट है कि डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात ग्रह्य गति के अंतर्गत एरियल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। उस एरियल वेलोसिटी का मान भी कितना निकाला आपने, जे अपॉन 2m, ये भी आपको याद रखना है, जे अपॉन 2m। तो इस तरह से आप इस सेकंड लॉ को देख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। मैं एक बार हल्का सा रिकॉल कर देता हूं। जो रेडियस वेक्टर थी आपकी सन, ये आपका सन इस प्रकार की मोशन थी, तो सन से प्लेनेट को मिलने वाली जो रेडियस वेक्टर थी वो जितना एरिया प्रसर्पित कर रही है, मान लो किसी समय t1 में a1 कर रही है, किसी समय t2 में a2 कर रही है, तो उन क्षेत्रफल और समय का जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। a अपॉन t हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको मैंने इस प्रकार से प्रूफ करके दिखा दिया है। तो ये आपका बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक था, द लॉज ऑफ एरिया विच इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब हम अगला देख लेते हैं, थर्ड लॉ। वो भी बिल्कुल इजी है और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं थर्ड लॉ क्या कह रहा है। उसका स्टेटमेंट भी मैंने लिखा है, बिल्कुल इजी है, इसको आप समझिए। थर्ड लॉ कह रहा है पीरियड ऑफ मोशन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो आपकी इस प्रकार की गति थी, ये प्लेनेट था, ये सन था, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है उससे रिलेटेड है। तो ये क्या दर्शा रहा है, इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिए, इसको भी हम प्रूफ करेंगे पूरा। वो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी जो टाइम पीरियड सपोज करो टी है, तो उसका स्क्वायर जो है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। यानी ये क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस होगी ए, क्योंकि 2a क्या थी, फुल मेजर एक्सिस थी, तो सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी ए, तो उसके क्यूब के समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो आपको क्या प्रूफ करना है, टी स्क्वायर समानुपाती ए क्यूब, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, यानी ये लॉ ये कह रहा है, ठीक है ना, ये प्रूफ ही है, हम इसको करके देखेंगे। तो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो हम इसको करके देखते हैं। तो टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है कि कोई भी प्लैनेट एक पूरे साइकिल में, जैसे ये पूरा साइकिल चला, इस पूरे साइकिल में कितना एरिया ट्रेस कर रहा है और उसकी एरियल वेलोसिटी कितनी है, उसका जो अनुपात होता है वही आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो देखिए, एरिया स्वेप्ट इन वन फुल साइकिल अपॉन एरियल वेलोसिटी, और एरिया स्वेप्ट इन वन फुल साइकिल का मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये भी आपने मैथमेटिक्स में जब दीर्घवृत्त पढ़ा होगा तो इस प्रकार का कोई दीर्घवृत्त जिसकी सेमी मेजर एक्सिस ए हो, जिसकी सेमी माइनर एक्सिस बी हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका मान क्या होता है, पाई इंटू ए बी होता है। ये आपको मैथ्स में मिल जाएगा। ये हम इसको प्रूफ करके देखने वाले नहीं, ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको आप नोट कर लीजिए। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ कि जब हम इस प्रकार के टॉपिक पढ़ रहे हैं और कोई भी मैथ से रिलेटेड चीज़ आए तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए, उस चीज़ को जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से रेफर कीजिए, और उसी समय इन नोट्स को जब आप बना रहे हो तो वहाँ पे एक साइड में लाइन खींच करके स्टार लगाकर इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। ये रिवीजन के वक्त आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो एरिया हो गया पाई ए बी, और एरियल वेलोसिटी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले निकली थी, जे अपॉन 2m। तो यहाँ से क्या निकल गया आपके, ये 2m पाई ए बी अपॉन जे। अब आपको इलिप्स की एक और प्रॉपर्टी पता है कि जो आपका इलिप्स के लिए बी स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। ये आपको इलिप्स में पता है, नहीं पता है तो उस बुक से आप रेफर करके देख लीजिए, इलिप्स की प्रॉपर्टी है। फिर थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ निकाली थी, एल अपॉन ए इजिकल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। याद कीजिए आप, एल अपॉन ए इजिकल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, जो आर मिनिमम आर मैक्सिमम करके हमने लोगों ने निकाली थी ना। और ए को क्या लिखा था, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बाई 2 लिखा था, तो 2l अपॉन इस तरह से बन गया था पूरा। तो अब देखो, इन दोनों को मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, बी हटाना एक बार, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इजिकल टू एल ए 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये ए और ये हो गया एल, क्योंकि इस ए स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, ए अलग कर दिया और ए अलग कर दिया, तो जो ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर उसको मैं क्या लिख दूंगा, एल लिख दूंगा। तो बी स्क्वायर क्या आ गया, ए एल आ गया। तो देखो यहाँ से मैं वापस बता रहा हूँ, जो टाइम पीरियड टी है इसको आप देखिए 2m पाई ए, बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ए एल अपॉन जे। अब आपको एल का मान पता है, एल का मान क्या होता है, एल का मान होता है
जे स्क्वायर अपॉन एम के। तो ये लीजिए 2m पाई a की पावर 3/2, l का मान हो गया जे स्क्वायर अपॉन एम के, तो जे स्क्वायर का जे बाहर आ जाएगा, ये नीचे जे है और नीचे हो जाएगा रूट एम के। तो ये लीजिए जे से जे चला गया। अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये लो टी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, और ये एक m कट जाएगा, तो m पाई स्क्वायर a क्यूब अपॉन के। अब देखो m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, a क्यूब आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष आ गया, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो टाइम पीरियड होता है स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का, वो क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस होता है। ये देखिए ये आ गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरह से हमने क्या देख लिए, केपलर की ग्रहीय गति के नियम देख लिए, और लगभग ही हमारा जो सेंट्रल फोर्स वाला टॉपिक था जिसको हमने शुरू किया था हमारे फर्स्ट लेक्चर सीरीज के फर्स्ट टॉपिक के रूप में, वो आज लगभग कंप्लीट हो गया। 5-6 लेक्चर इसके मुश्किल से बने होंगे। आप उन लेक्चर को बड़े आराम से ध्यान से सुनिए। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये टॉपिक पूरा हो गया। अब इसमें कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ जो बचेगी, अगर कोई पेपर देख रहे कोई ऐसा टॉपिक कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इन टॉपिक से नहीं हो रहा है, तो उसको फिर हम सप्लीमेंट्री पार्ट के रूप में, सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स के रूप में अलग से कर लेंगे। फिलहाल इस टॉपिक को मैं यहाँ समाप्त मान रहा हूँ। अब जो हम अगला टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा इस लेक्चर सीरीज के संदर्भ में, वो होगा हमारा STR। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और हर एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही आपका एक प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसको हम देखेंगे। उसको भी बिल्कुल इसी तरह से कि चीज़ को समझते हुए करेंगे, और कंपटीशन के हिसाब से उसमें क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट नोट करने उनको भी नोट करेंगे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाएगा। तो ये टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला काम बहुत अच्छे से करेंगे। आप इसको ध्यान से इत्मीनान से पढ़िए, और जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, उसको आपको खुद से करने का अभ्यास करना है और चीज़ों को समझना, याद रखिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको दूंगा। ओके, थैंक यू।